आज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की। ठीक है, सबसे पहले तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा लो है, मेल्टिंग पॉइंट जो उनसे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसा होते हैं वो ये होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिसमें कार्बन जो उनसे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कार्बन की वजह से कार्बन जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जहाँ पर आपको कार्बन देखे फ़ौरन समझ लेना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसा है ना, उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसके क्यों कम होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आप इसमें फॉर एग्जांपल बात कर लें ये C2H5 इथेन की। इथेन जो उनसा होता है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि जो सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा वाला होता है? ये वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaCl। NaCl यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कम्बिनेशन की वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक जोन सा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जोन सा है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पर या इसमें टूटता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही भला कौन सा वाला बॉन्ड है ये 2 कार्बन है और 2 कार्बन है और 6 हैं। 3 इसके साथ लगे हुए हैं हाइड्रोजन और 3 ही इसके साथ लगे हुए हैं इथेन है ये। जब ये टूटेगा इसमें बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ ये बना हुआ है वैलेंसी की वजह से। आपको पता है कि ये कार्बन जो सा है, आपको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी कितनी होती है। यहाँ पर ये देखें, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर इसकी जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो होती है 2.55, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.2। किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसकी ज़्यादा है कि इसकी? कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे दूर जाएगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इन सारों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करके चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला कार्बन जो उनसे है, ये वाला भी उतनी ही फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो उनसे है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा जितना कि उतना है। यानी कि ये देखें, क्या आप ये कह सकते हैं और इनके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत जोन सी अपनी तरफ वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की तरफ जोन सा इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा होगा वो कम फोर्स से जा रहा होगा, कार्बन इसे ज़्यादा फोर्स से खींच रहा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि कार्बन की ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ने जोन सा शेयर किया होगा ना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इसलिए कार्बन इसे ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन ने हाइड्रोजन को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन ने चूँकि कार्बन की मदद की है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, दूर गया ना हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ने कहा चलो यार कार्बन ले ले तू, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ये जो सा ये बना हुआ है, यहाँ पर देखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर पूरा चार्ज आया हुआ है। इस पर सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ही डोनेट किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ही दे दिया, इसलिए इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आया। और इसके ऊपर हाफ पॉजिटिव चार्ज आया, हाफ नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने हाफ पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो सा है वो शेयर किया हुआ, इसलिए इस पर हाफ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ओके। और आप ये भी कह सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पर होगा ना,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों ना की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये भी मेरी बात याद रखना, ये तो मैंने समझा, ठीक है ना, ये भी मेरी बात याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो सा है वो भी ज़ीरो आ रहा है। जब आप यहाँ पर बेशक पार्शल चार्ज आ रहा है, ये ज़्यादा कार्बन खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर को, लेकिन ये भी मेरी बात याद रखना कि पूरे CH3 मॉलिक्यूल का यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। 2.2 2.2 2.2 इन तीनों को जमा करो और 2.55 में जमा कर दो, ठीक है ना। इन चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जमा करोगे, उसका सम ये आएगा। और इसी तरीके से ये CH3 है, इसमें मौजूद सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं, उन सब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब आप जमा करोगे तो 9.1 आएगा। जब आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क करोगे ना, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा? ज़ीरो। इससे ज़ाहिर क्या होता है? इससे ज़ाहिर होता है ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर के, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या है? ज़ीरो आ जाए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इसके ऊपर जो सा चार्ज होगा, टोटल चार्ज, यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल की बात की थी, यहाँ पर अब मैं टोटल चार्ज की बात करूँगा। टोटल चार्ज इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, ठीक है। टोटल चार्ज ज़ीरो होने की वजह से ये जो सा बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो ये बॉन्ड जो सा है ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने मैथमेटिकल समझा दिया आपको। और ये वाला जो सा बॉन्ड है, यहाँ पर चूँकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन इधर और 8 इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं। मैंने सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने छोटा बनाया क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, ये बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा अपना, यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूँकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसने इसका शेल, सोडियम का शेल ख़त्म किया है, इसलिए इसने सोडियम को नुकसान पहुँचाया, इसने एक नेगेटिव काम किया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सोडियम ने चूँकि इसकी मदद की है, क्लोरीन की, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सोडियम आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनसे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मियाँ बीवी की तरह हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। और ये वाला जो सा बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो सा है इसमें आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रोंगर देन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाता है? इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको मैथमेटिकल भी बता दिया है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर उसके बाद मैं आप आगे बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस स्टेबल होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो सा CH3H3C है, मैंने अभी आपको बताया कि CH3 इस पर चार्ज नहीं होता, ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगेगी, यानी कि यहाँ पर जो सी मिसाल के तौर पर इसकी जो सा इसको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, इसकी निस्बत यहाँ पर जो सी एनर्जी है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड की एनर्जी जो सी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है ये। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एनर्जी है 355, तो इसकी एनर्जी होगी 1355 लगा लो, ठीक है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर 355 दी जा रही है ना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1355 दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इसके, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, ये कम लेस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेस स्टेबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है इसको तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद बॉन्ड है कार्बन, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी दी जा रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये लेस स्टेबल है, ये जल्दी से टूट जाएगा और ये अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड के।
सोडियम क्लोराइड चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इनको पता है चाहे ऐसी की तैसी किसी की, हम पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, हमको जुदा करना बहुत मुश्किल है। अगर जुदा भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो था टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, जो था टेम्परेचर ज़्यादा देने वाला प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड क्या कहेगा, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। CH3 ये अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा। इसको पता है जी टेम्परेचर कम देना जो सा ये एक कौन सा प्रोसेस है, एक सस्ता प्रोसेस है, इसलिए मैं जल्दी से टूट जाऊंगा और लोगों ने मुझे जल्दी से तोड़ देना, यानी कि ये अनकम्फर्टेबल फील करता है, ठीक है। समझ आ गई? ओके, समझ आ गई आपको? ये था हमारा फिर आगे हम बात करते हैं कंबस्टिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सा खास हिस्सा होता है वो कार्बन होता है। कार्बन जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बिल्कुल खास हिस्सा होता है, खास हिस्सा होता है। इस कार्बन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आग पकड़ता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, क्योंकि इसमें कार्बन होता ही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल मैं आपको देता हूँ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर कार्बन नहीं है। अमोनिया, यहाँ पर भी कार्बन नहीं है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, यहाँ पर भी आपको कार्बन नहीं नज़र आ रहा। कार्बन ना होने की वजह से ये जो सा है ये क्या करता है, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, जबकि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है अल्कोहल्स में, ईथर्स में, इथेन में, पेट्रोल में, हर जगह यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारों में कार्बन मौजूद है। कार्बन जो है बहुत ज़्यादा आग पकड़ता है। बहुत ज़्यादा आग पकड़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आग ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर कार्बन है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मिस है, इसलिए यहाँ पर कम आग लगेगी, ये पकड़ेगा ही नहीं जल्दी आग, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जो सा होता है ये रियरली एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत ज़्यादा रेयर एग्जिस्ट करता है। पता है आपको कि रेयरली एग्जिस्ट यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है, ये है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है जी, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना होगा, ठीक है ना। ये देखिए NH3 है, नाइट्रोजन ने अमोनिया के साथ ऐसे करके बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर इसका एक लोन पेयर भी होता है, इस तरीके से इसने भी बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो है फिक्स्ड स्ट्रक्चर रखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या रखते हैं? फिक्स्ड स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर जो सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ना पानी का, यही वाला स्ट्रक्चर ही सारे पानी में मौजूद हर मॉलिक्यूल ये वाला स्ट्रक्चर ही रखेगा, और ना ही जहाँ दुनिया में जहाँ कहीं भी पानी मौजूद है, हर पानी में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का सेम ही स्ट्रक्चर होगा, और जो सा मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है यही स्ट्रक्चर होगा उन सारे मॉलिक्यूल्स का, फिक्स स्ट्रक्चर होगा। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो ये, ठीक है ना, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना कि फिक्स क्या होता है? फिक्स होता है इसमें वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स होता है, ठीक है ना। फिक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। फिक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दुनिया में मौजूद हर मॉलिक्यूल जो सा पानी का वो ऐसा ही फार्मूला रखेगा अपने अंदर, ठीक है ना, और वही स्ट्रक्चर भी रखेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होता। जबकि मैंने यहाँ पर आपको पेंटेन की एग्जांपल दी थी पीछे कि पेंटेन है फॉर एग्जांपल पेंटेन है कार्बन के 5 हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसको यहाँ पर H3C आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H3 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये लॉन्ग चेन है, यानी कि N पेंटेन है। पेंटेन क्या लो, N पेंटेन, ठीक है ना, N पेंटेन। इसका एक ये स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पर
कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसके साथ कार्बन लगा दो। यहाँ पर भी H3C आ जाएगा क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर इसने चूंकि 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर इसने कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसका नाम भी डिफरेंट होगा। वहाँ पर N पेंटेन था, इसका नाम क्या होगा मैंने आपको बताया था। एक ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पर 2 दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर कौन सा कंपाउंड आ रहा है, कौन सा कंपाउंड आ रहा है, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और ये ऊपर फोकस करो। 1 2 3 4, 4 है। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन कह रहा हूँ, ब्यूटेन, ब्यूटेन। 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे मैं बात करता हूँ इसकी के कार्बन की, कि इसका 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। इसका तीसरा स्ट्रक्चर H3C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। इस कार्बन ने चूंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा आकर। अब इसका भी नाम डिफरेंट होगा, इन तीनों की केमिकल, इसका भी नाम डिफरेंट होगा। ये पहला दूसरा कार्बन है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2। दूसरे कार्बन पर कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, एक ये डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल ईथर, 2 डाई मिथाइल ये अब इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि हमने ये लिख दिए हैं। अब ये 3 रह गए, 1 2 3। प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, ओके, समझ आ गई। एक ये तीसरा है। ठीक है ना, इन तीनों में कंपाउंड्स भी सेम है। ठीक है ना, बेशक वीडियो को पीछे करके देख लेना आप, पीछे करके देख लेना। और ये भी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 है। मिसाल के तौर पर वो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर नहीं, दूसरे कार्बन पर भी तीसरे कार्बन पर जुड़ जाता है। ठीक है ना, बाकियों में यहाँ पर H3C आ जाएगा, यहाँ पर H2C आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी H2C, यहाँ पर भी H3C। यहाँ पर कौन सा कार्बन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीसरा कार्बन है। तो तीसरे कार्बन पर क्या है, तीसरे कार्बन पर जुड़ा है ना ये, तो तीसरे पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसलिए ब्यूटेन। ठीक है ना, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर जो उनसे बनाए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसमें स्ट्रक्चर सारे के सारे मुख्तलिफ हैं। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टी भी और इनका नाम भी, ये तीनों डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, जबकि एक ही चीज़ इनकी सेम है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है कि 5 कार्बन है और पाँचों कार्बन के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के। ठीक है ना, 12 एटम, बस ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सारों में। बाकी जो सा उसका ढांचा है ना, तीनों का, चारों का, जो से मैंने 4 बनाए थे ना यहाँ पर कार्बन पेंटेन के स्ट्रक्चर्स, उन चारों का सिर्फ और सिर्फ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले पर को उबे करते हैं और वो उबे करने वाला फार्मूला है C5H12। ठीक है ना, बस उनका ढांचा जो सा मुख्तलिफ होने की वजह से, ढांचा मुख्तलिफ होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और नाम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, हमारा ढांचा और जानवरों के ढांचे, मेरा ढांचा, इंसानों का ढांचा देख लो और जानवरों का ढांचा देख लो, कुत्ते का ढांचा देख लो। हमारा ढांचा और कुत्ते के ढांचे में फ़र्क है, इसलिए हम उसे कुत्ता कहते हैं, क्योंकि उसका ढांचा मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट नेचर का है, डिफरेंट ढांचा रखता है, डिफरेंट उसका माइंड है, यानी कि हर चीज़ उसकी डिफरेंट है। अगर ढांचा ही से मुख्तलिफ हो गया, अगर एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर आप बिल्ली का ढांचा देख लो और कुत्ते के ढांचे में कितना फ़र्क होता है, दोनों के ढांचे में फ़र्क होता है। अगर दोनों का ढांचे ही डिफरेंट हैं तो एक नेचर के नहीं हो सकते, वो मुख्तलिफ नेचर के होंगे। बिल्ली जौन सी है वो अकेले रहना पसंद करती है, जबकि कुत्ते जौन से हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बिल्ली को अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर घरों में घूमते फिरते अकेले ही। ठीक है ना, ओके, डिफरेंट नेचर लाए करेंगे। ओके, इसी तरीके से ये है। ठीक है ना, ये बात होगी क्लियर आपकी।
फिर उसके बाद यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ कि रेयरली एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया है ना कि आइसोमेरिज्म जो उनसे है ये मोस्टली एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक, ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि पेंटेन अगर उसके 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसी तरीके से हेक्सेन होगा उसके भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बने आएंगे, 6 स्ट्रक्चर उसके होंगे। इसी तरीके से एक जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रखेगा और इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ती जाएगी और 10 मिलियन तक पहुँच जाएगी। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर रखेगा, एक ही प्रॉपर्टी रखेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी उनकी सेम ही रहेंगी, जिसकी वजह से उनके ढांचे मुख्तलिफ नहीं होंगे, ढांचा एक ही है। और हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक जो उनसे कंपाउंड हैं वो कम है क्योंकि उनका ढांचे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड का एक ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कंपाउंड के मुख्तलिफ ढांचे होने की वजह से, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से उनको मुख्तलिफ नाम भी देने पड़ते हैं, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी ज़ाहिर करते हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ज़ाहिर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ज़ाहिर करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी के साथ रिएक्शन करवा दो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम आंखों देख कर बता सकें कि इसकी खुशबू कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है, कैसा दिखता है, ये ठीक है ना, ये वो ओके। अब उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कोवलेंट लिंकेज क्या है, कोवलेंट लिंकेज क्या है, राब्ता, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोवलेंट लिंकेज भी पाया जाता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको पता है, तो ये तो बात बता होगी ना कि रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये स्लो होता है, प्रोसीड स्लो। अभी क्यों प्रोसीड स्लो होता है मैं इसकी वजह भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड की मिसाल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जो सा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है, और यहाँ पर ये भी ऐसा ही है। चूँकि यहाँ पर चार्जेस ले रख रहे हैं, वो चार्जेस रखने की वजह से ये आयंस में जैसे ही टूटेंगे तो फिर क्या होगा, इन्हें भी टूटना पड़ेगा, इनके ये भी आपस में बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। क्योंकि इसे पता है कि मैं क्लोरीन के साथ जुड़ जाता हूँ, मैं नए मॉलिक्यूल के साथ, नए आयन के साथ जुड़ता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये ब्रेक होता है तो आपको पता है ड्यू टू आयंस की प्रेजेंस की वजह से, आयंस जल्दी से टूटते हैं और जल्दी से हल हो जाते हैं किसमें, इसमें पोलर सॉल्वेंट्स में। ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी, ये अल्कोहल्स, ईथर, इथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये हैं, ये है जी ग्लूकोज है, ये बेंजीन है, ये हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन है ये, ठीक है ना, हेक्सेन, ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है, ये अल्कोहल है, ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में H2O लिक्विड आता है और अमोनिया लिक्विड आता है। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनिक जोन से होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, फिर इसी तरीके से जो उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, और ये आता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम ट्राईनाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट आता है। ये भी मेरी बात याद रखना, यहाँ पर सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम ही रखता है। इनके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मुख्तलिफ नहीं होंगे, एक ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड का जिनसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओगे, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी जाओगे, इंग्लैंड चले जाओ, जिधर मर्जी जाओगे, उधर भी सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यही बनेगा। और सोडियम क्लोराइड वैसे भी इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फॉर्म सोडियम क्लोराइड की काफ़ी कम्प्लेक्स है कि ऐसे करके सोडियम का मॉलिक्यूल है, इसके साथ ही छोटा सा क्लोरीन लगा होता है। फिर इसी तरीके से ऐसे ही ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ऐसे ये 3 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में जुड़े होते हैं। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। ऐसे जो सा मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यही पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया में ऐसे ही सोडियम क्लोराइड बन रहा होगा, ठीक ना। ओके, समझ आ गई आपको। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होंगे, चूँकि यहाँ पर चार्ज रखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से ये जल्दी से आयंस में कन्वर्ट होने के बाद जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। जो पानी जो सा होता है वो आपको पता है कि OH नेगेटिव के साथ तो टूटता है और H+ आयंस में टूटता है। जो उनसे नेगेटिव आयंस हैं वो NaOH की तरफ भागेंगे
और H प्लस आयन जो से वो Cl नेगेटिव की तरफ भागेंगे और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगी। फिर इसी तरीके से जो उनसे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है अगर ये आयंस में ही नहीं टूटेंगे C6H6, अगर इसके बेंजीन है ये, अगर ये आयंस में ही नहीं टूटेंगे, आपको पता है ना, मैंने अभी बताया आपको, मैं मिथाइल के मैंने जो सा अभी पीछे बताया मिथाइल, इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। मिथाइल में चूँका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिधर कहीं भी आ जाए ना, आपको समझ लेना चाहिए कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो सा होगा वो आयंस में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस ज़ीरो है, यहाँ पर चार्ज क्या ज़ीरो है दोनों तरफ, मैंने आपको करके भी दिखाया था मैथमेटिकली। यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो चार्ज होने की वजह से यहाँ पर ये आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते। जब ये आयंस में ही नहीं ब्रेक होंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देंगे। इसको रिएक्शन करने का शौक़ नहीं है, ठीक है ना, इसको दुनियादारी की परवाह नहीं है। हम इसको दुनियादारी की परवाह देंगे, इसको चलाएंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम प्रेशर भी देंगे, इसे टेम्परेचर भी देंगे, या फिर कैटालिस्ट चलाएंगे। कैटालिस्ट की मदद से, कैटालिस्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन को तेज़ करता है। कैटालिस्ट की मदद से इसकी खसूसियत, इसको जलाएंगे, यानी कि टेम्परेचर देने से ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये रिएक्शन करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। जबकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो सा होता है ये जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड कर देता है। आपको पता है ये इसके आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये टूट जाते हैं अपने आप ही, पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव, ठीक है ना, इसके ऊपर पार्शल, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर 6 ये हैं और एक ये है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, 7 और 1, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, एक ये, ठीक है ना, एक इसने इसके साथ शेयर किया हुआ है, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये एक जोन सा है इसके वैलेंस शेल में था, इसने इसके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए इसके 2 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर इसका 6 है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 होता है, 6 और 1 7 हो जाएंगे, और इसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें 8 हो जाएंगे। ये डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल है, इसलिए इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। आपको पता है कि ये जो सा होगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। वो कहेगा जी यार ये क्लोरीन जो सा है ना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हाइड्रोक्सल के साथ बोर हो गया हूँ, तो ये जो सा हाइड्रोजन होगा ये क्लोरीन को पकड़ेगा जाके, क्योंकि ये पार्शल पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जाएगा, HCl बना देगा, और ये पार्शल नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो NaOH बना देगा, ठीक है ना। वो कहेगा मैं नई चीज़ ट्राई करता हूँ, तो वो सोडियम के पास चला जाता है, नई चीज़ ट्राई करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये स्लो इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। जब ये आयंस में ही नहीं कन्वर्ट होगा तो जो सा बेंजीन है, आपको पता है कि जो से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैंने अभी पीछे बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो से होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट में हल हो गए, और ये जो सा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें भी नहीं आयंस बनते, इसमें भी नहीं आयंस बनते, ठीक है ना, दोनों में ही नहीं आयंस बनते, जिसकी वजह से इसको पहले रिएक्शन को हमने क्या देना है, टेम्परेचर देना, टेम्परेचर देने की वजह से ये हल होंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को चलाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन चलाने के लिए हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है, या तो प्रेशर दो उसे, या फिर टेम्परेचर दो, या फिर कैटालिस्ट दो उसे, फिर जाके वो रिएक्शन को चलाएंगे। अदरवाइज़ जब आप इसे ये 3 चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयंस में ही नहीं ब्रेक होगा, ये बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयंस ही नहीं है। जब ये आयंस ही नहीं होंगे, जब आयंस ही नहीं होंगे तो वो टूट भी गया तो इसको पता भी नहीं चलेगा मैंने किसके साथ मिलना है। ये आयंस में थोड़ी कन्वर्ट है, आयंस थोड़ी है ये, इसको पता ही नहीं चलेगा मैंने बेंजीन में कहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव का पता ही नहीं है कि भाई ये मैं कौन सा, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, इसलिए शौक ही नहीं रखता अपने आप को रिएक्शन करवाने का, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बॉन्ड टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने की वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा ना तो फिर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये CH3 बेंजीन में हल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसमें चार्जेस होने की वजह से इन्हें पता है कि मैंने
नेगेटिव के पास जाना है। इसे पता है कि मैंने पॉजिटिव के पास जाना है क्लोराइड को, सोडियम को पता है मैंने नेगेटिव के पास जाना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जबकि इसे पता ही नहीं है कि भाई मेरे ऊपर चार्ज कौन सा है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो ये इसे पता ही नहीं मैंने किसके साथ जाके मिलना है। तो ये टूटने का फ़ायदा क्या है? इसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये आज का टॉपिक था, क्लियर हो गया। कोई भी समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।